आज चीन की छवि पूरे विश्व में एक खलनायक के रूप में उभर कर आई है। मित्रों, चीन इस समय एक गंभीर विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहा है और रहा सवाल भारत के साथ चीन के संबंधों का, तो आजादी मिलने के बाद से कभी भी भारत और चीन के संबंध सहज और विश्वसनीय नहीं रहे। जब भी मौका मिला है, चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। आज भी एक तरफ चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए शांति वार्ता भी कर रहा है, तो दूसरी तरफ वार्ता में जो शर्तें तय हो रही हैं उन्हें सिरे से नकार कर फिर कोई नया राग अलापने लगता है। मित्रों, इतिहास गवाह है कि चीन की विदेश नीति में भारत के प्रति उसका व्यवहार हमेशा शत्रुतापूर्ण रहा है। मित्रों, आज के वैश्विक परिदृश्य में भारत का महत्व पूरे विश्व में बढ़ा है। भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। भारत ने बहुत प्रगति की है, बहुत ऊंची छलांग लगाई है। भारत का पूरे विश्व पर प्रभाव बढ़ा है। भारत की सैन्य शक्ति पहले से मजबूत हुई है। और मित्रों, इन सब बातों को चीन पचा नहीं पा रहा है। विश्व में जो भारत की विश्वसनीयता बढ़ रही है, उसे कम करना चीन की विदेश नीति का एक हिस्सा है। दरअसल इसके कई कारण हैं। मित्रों, चीन आज पूरे विश्व में एक अस्वाभाविक रणनीतिक शक्ति बनने की होड़ में है। वो चाहता है कि पूरे विश्व का गुरु बने। एशियाई देशों के साथ साथ यूएस, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारत की विदेश नीति को जो समर्थन मिल रहा है, उससे भी चीन बहुत बेचैन हो रहा है। G7 देशों के समूह में भारत को आमंत्रित किया गया। भारत का कद बढ़ा, इसे भी चीन सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति में हांगकांग की स्वायत्तता, ताइवान से तनाव, दक्षिण चीन सागर में तनाव, इन सब से चीन खुद ही उलझनों में फंसा हुआ है। और उस पर से कोविड-19 के जन्मदाता के तौर पर पूरा विश्व चीन को देख रहा है। चीन ने न सिर्फ कोविड-19 को जन्म दिया, बल्कि उससे जुड़ी सूचनाओं को पूरे विश्व से छिपाया। इस नाते से भी चीन की छवि पूरे विश्व में एक खलनायक के रूप में उभरी है। आज पूरा विश्व चीन को कोस रहा है। मित्रों, वर्तमान में भारत और चीन के बीच विवाद के कारण तो आप सभी को पता ही है। अभी हाल के दिनों में जो हमारा सीमा विवाद बढ़ा, सीमा पर तनाव बढ़ा, उसका कारण है गलवान घाटी। गलवान घाटी को लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हो गई हैं। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के चलते गलवान घाटी के किनारे अपनी सेना को जमा कर रखा है। वहां अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि की है, हथियारों का जमावड़ा किया है। और ये सब करने के साथ ही वो उल्टे भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ने गलवान घाटी में अवैध निर्माण किया है, चीन की सीमा में सड़क का निर्माण किया है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। भारत सिर्फ अपनी सीमा की सुरक्षा मजबूत कर रहा है। यहां इस कॉन्फ्रेंस में कई युवा हैं जिनके घर में
खेती किसानी होगी। आप अपने खेतों के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले अपने खेतों की मेड़बंदी करते हैं, मेड़ को सुरक्षित रखते हैं। मित्रों, ये बड़ी विडंबना है कि 1947 में आजाद होने के बाद जो सीमाएं हमें मिली, वो तत्कालीन सरकारों ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, मजबूत मेड़बंदी नहीं की। आज हमारी भाजपा की सरकार सीमाओं को मजबूत करने में लगी है, मेड़बंदी मजबूत कर रही है। ये बात भी चीन के गले उतर नहीं रहा है। चीन ने 2017-18 में डोकलाम में विवाद पैदा किया, वहां भी उसको मुंह की खानी पड़ी। 2019 में पैगोत्सो मरोरी झील में विवाद किया, अरुणाचल प्रदेश में आसफिल में विवाद किया, और हर जगह हमारी सेना के हाथों चीन की सेना को मुंह की खानी पड़ी। इस नाते भी चीन भारत से चिढ़ा हुआ है। G7 देशों के समूह के विस्तारीकरण और उसमें भारत की सदस्यता के कारण भी चीन वहां खुश है। NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, उसमें भी भारत के प्रवेश को चीन पचा नहीं पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें भारत की अस्थायी सदस्यता की बात हो रही है, वो भी चीन के गले नहीं उतर रही है। मित्रों, सीमा पर आतंकवाद और अलगाववाद के मुद्दे पर भी चीन लगातार पाकिस्तान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान को बचाने में लगा हुआ है। ये भी इन दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। और तो और अब कश्मीर से धारा 370 हटाने का भी चीन विरोध कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध कर रहा है। चीन द्वारा भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करने का जो ये चीन का काम है, चीन का तरीका है, ये भी तनाव बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन मित्रों, अब जिस भारत से चीन का सामना हो रहा है, ये वो भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। चीन को भी भारत की आक्रामक नीति का पूरी तरह से एहसास हो चुका है। आज बदले हुए भारत और भारत के सशक्त नेतृत्व को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी परेशान हैं, कायदे से परेशान हैं। उनकी विदेश नीति में भारत कभी भी उनका मित्र देश नहीं रहा। चीन दरअसल एक बहुत ही कुटिल देश है। एक तरफ तो वो सीमा पर तनाव भी बढ़ाए रहता है, युद्ध की धमकी भी देता है, और दूसरी तरफ व्यापार भी जारी रखता है। बड़ी सहजता भाव से चीन ये दोनों काम कर लेता है। और चीन ये भी जानता है कि लोकतांत्रिक देशों में उसके आंतरिक शत्रु कैसे पैदा किए जाएं, जिससे जो भी पार्टी सरकार में हो वो चीन के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सके। मित्रों, आप लोग देख ही रहे हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा चीन के प्रति जो नरम रूप दिखाया जा रहा है, चीन के प्रति जो नरमी की बातें की जा रही हैं, वो सब आप लोग देख रहे हैं। और रही कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसका शुरू से ही इतिहास रहा है। भारत चीन युद्ध के दौरान भी उसने कभी चीन की आलोचना नहीं की। अपने देश की सरकार की नीतियों को ही कोसते हैं कम्युनिस्ट। और चीन ऐसी स्थितियों का फायदा उठाना जम कर जानता है, बखूबी फायदा उठाता है। उसकी विदेश नीति का ये एक अहम पक्ष है कि सभी दुश्मन देशों में विरोधी पार्टियों को मजबूत करो। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि अब भारत का नेतृत्व बहुत ही मजबूत, ईमानदार और निर्भीक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, और वो है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, मोदी जी ने सौगंध ले रखी है
कि देश नहीं झुकने दूंगा। और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना का मनोबल भी बहुत बढ़ा हुआ है। आज हमारी सेना किसी भी दुश्मन देश को बहुत ही मजबूती से हर तरह का उत्तर देने में सक्षम है। अभी हाल में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई वो इस बात का प्रमाण है। मित्रों, आज विश्व का परिदृश्य बदला हुआ है। विश्व में आज भारत की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता बढ़ी है। और आज चीन के साथ हमारी विदेश नीति आज के सत्र का विषय है। चीन के साथ हमारी विदेश नीति में जिन बातों की प्रमुखता होनी है वो है भारत चीन व्यापार। मित्रों, हमारी सरकार भारत चीन व्यापार को पूरी तरह से नियंत्रित करने में लगी हुई है। निर्यात कैसे बढ़ाया जाए और आयात कैसे कम किया जाए। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। मोदी जी ने चीन की लगाम कसने का शुभारंभ कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के क्षेत्र में चीनी कंपनियों को आने से रोका जा रहा है। और जिन कंपनियों ने ग्लोबल टेंडर से काम पा लिया था उन्हें भी निरस्त करने का काम किया जा रहा है। मित्रों, इन सब का उद्देश्य एक ही है, हम ही से व्यापार और हम ही से दुश्मनी। ये अब नहीं चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। भारत भी आर्थिक और सैन्य कूटनीति एक साथ अपनाते हुए चीनी कंपनियों पर तेजी से प्रतिबंध लगाएगा। हम सीमा पर भी जवाब देंगे और हम सीमा के अंदर भी जवाब देंगे। भारत अब यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों को चीन के खिलाफ एक मंच पर लाकर चीन की चालबाजी और उसकी साम्राज्यवादी नीतियों का खुलासा करेगा। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए जनमानस बनाया जाएगा। वोकल फॉर लोकल की आवाज मजबूत की जाएगी। मेक इन इंडिया को, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। मित्रों, राफेल, सुखोई ऐसे विमानों की सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती की जाएगी और चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ उसकी आंख में आंख डालकर हमारा देश मजबूती से सीना तान के खड़ा रहेगा। मित्रों, कुल मिलाकर चीन को एक गंभीर आर्थिक चोट देने का मन हमारी सरकार ने बना लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को भी अपने स्तर पर इस कार्य में सरकार का सहयोग करना चाहिए। हम सभी लोकल वस्तुओं को बढ़ावा दें और चीन को उसकी करनी का फल चखाएं। यही इस देश की मजबूती के लिए आवश्यक है। मुझे लगता है कि हम सभी युवा साथियों को अपनी सरकार की नीतियों में नीचे तक सरकार की नीतियों को लागू करने में सरकार की सहायता करनी चाहिए और चीन को कमजोर करने में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करना चाहिए। मित्रों, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बहुत लंबा बोलने की स्थिति नहीं है, इसलिए एक अपील के साथ मैं यही अपनी बात समाप्त करूंगा कि मित्रों, समय बड़ा संकट का है। बनारस में लगभग 200-300 पेशेंट कोरोना के रोज निकल रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस संबंध में सरकार की सभी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर बिना आवश्यकता ना निकलें और यदि निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो करें। 2 मीटर की दूरी, मास्क, ग्लव्स, समय समय पर साबुन पानी से हाथ धोते रहें और वो ना हो तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें। खुद को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। बस यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सौरभ जी। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा सर से कि वो इस सत्र को संबोधित करें। सर आपका माइक कौशल किशोर मिश्रा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट आपकी कर आवाज लीजिए नहीं सर। आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। कर दिया। आवाज आ गई? जी आ रही है सर। जी आ रही है। आ रही है। नमस्कार विधायक जी। जी प्रणाम। युवा संसद का उद्घाटन कर रहे आदरणीय सौरभ चंद्र श्रीवास्तव जी, जो हमारे नेता भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, और हमारे नेतृत्व के जिनका मैं हमेशा सम्मान करता रहा, आदरणीय ज्योत्सना जी, आदरणीय हरीश जी, जिनका स्नेह हमेशा हमको मिलता रहा, उनके सुयोग्य पुत्र भी हैं। तो इस अवसर पर आदरणीय हरीश जी का, आदरणीय ज्योत्सना जी का की स्मृति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके साथ रहा, उनके साथ बहुत काम किया हमने, उन्हें बड़ा स्नेह दिया, बहुत कुछ सीखा उनसे। और उनके सुपुत्र सौरभ जी हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। युवा संसद, वो भी संसद बिना, संसद का पता नहीं, युवा संसद चल रहा। हमने कई युवा संसद में भाग लिया, छात्रों की भीड़, युवाओं की भीड़ रहती है, तालियों की गड़गड़ाहट रहती है, युवाओं का जोश दिखाई पड़ता है, उसमें बात करने का सौभाग्य मुझे कई बार मिला। लेकिन समय की विडंबना देखिए कि यह पहला युवा संसद में मैं भाग ले रहा हूं जो सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन युवा संसद, यह अद्भुत है। ऑनलाइन युवा संसद का कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि इसमें युवा जुड़े हुए हैं, सब ऑनलाइन। ना हम युवाओं को देख पा रहे हैं, न युवाओं का दरस कर पा रहे हैं, न युवाओं का परस कर पा रहे हैं, न युवाओं से हंसी ठिठोली। और बिना हंसी ठिठोली कौन सा युवा, बिना उत्साह का कौन सा युवा, बिना तालियों की गड़गड़ाहट का कौन सा युवा। यह समझ इस कोरोना काल ने हमको सिखाया है। सौरभ जी ने सही कहा कि संकट की स्थिति है, बनारस में स्थिति बिगड़ भी रही है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस जांच जितनी हो रही है उससे कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। सभी को डर है, हम लोगों को भी डर है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिससे संकट की स्थिति खड़ा हो जाए। बचना है, बचाना है, सुरक्षित रहना है, सुरक्षित करना है, यही इसके बचाव का उपाय है। तो इस कोरोना काल में आपने युवा संसद किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई युवा संसदकर्ताओं को। ये साहस को सलाम कि आपने इतना हिम्मत जुटाया। आपने जो विषय रखा चीन और भारत के संबंध के संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में, उस पर सौरभ जी ने बहुत लंबी चौड़ी अपनी बातें कह दी। लगभग सभी बातें उन्होंने कह दी जो आज के समय में बात करनी चाहिए थी। इसमें बहुत अधिक बोलने को बहुत कुछ है नहीं, लेकिन मैं एक निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि 1962 में जो चीन था, 2020 में वो चीन कैसे हो गया। 1962 का चीन 2020 का चीन कैसे हुआ, इसके लिए कहीं न कहीं हमको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस समय 2062 में हिंदी चीनी भाई भाई और जवाहरलाल नेहरू और माओ से तुंग की गठबंधन गठजोड़ चल रहा था, उस समय किसी ने सोचा था कि हिंदी चीनी भाई भाई का ये जो नारा है, वह नारा एक विस्तारवादी नीति के तहत था। हिंदी चीनी भाई भाई तो एक सौहार्दपूर्ण नारा है, इसमें तो संवेदना होनी चाहिए, इसमें एक साथ खड़े होकर के एक दूसरे को सहयोग का भाव होना चाहिए। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई का नारा विस्तारवादी कार्यक्रम का एक कूटनीतिक औजार बना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह सबसे, अब तो किसी देश को भाई भाई कहने में भी डर लगेगा कि हम किसको भाई कहें, कौन भाई हमारे पीठ में छुरा भोंक देगा, कौन भाई हमारे विदेश नीति के जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें पलीता लगा देगा, ये कहने में बड़ा डर है। अब आप देखिए कि 62 के बाद 2020 में के इस दौरान 70 वर्ष 72 वर्ष जो भी हुआ, उस 72 के दौर के अनुसार भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव हुआ। विदेश नीति का निहितार्थ मात्र एक होता है
राष्ट्रीय हित का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समृद्ध करना, सिर्फ विदेश नीति का यह आधार है। इसी के इर्द गिर्द, राष्ट्रीय हित के इर्द गिर्द विदेश नीति का, संपूर्ण विदेश नीति का, कूटनीति का, युद्ध नीति का, सेना का संचालन होता है। अब राष्ट्रीय हित के संदर्भ में अगर विदेश नीति की व्याख्या करेंगे तो क्या 1962 में जो राष्ट्रीय हित था उसके प्रति हम चौकन्ने नहीं थे? हम चौकन्ने थे? अगर हम चौकन्ने थे तो हमारी पराजय 62 में कैसे हो गई? अगर हम चौकन्ने थे तो हमारी जमीन चीन ने कैसे हड़प ली? तिब्बत का क्षेत्र हमसे कैसे ले लिया? मानसरोवर को हमसे कैसे छीन लिया? इसका मतलब यह है कि 1962 में हमने अपने राष्ट्रीय हित की परिभाषा नहीं समझी, और 62 के बाद अपने राष्ट्रीय हित की परिभाषा समझते समझते हमको 2020 का समय आ गया। 2020, हाँ जी सौरभ जी। गुरु जी आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। तो क्या करें बताइए? आवाज बहुत धीमी आ रही है। अब तो हमारा तो यही से बोल रहे हैं, आवाज तो आ ही रही है। अच्छा बोलिए। अब हम क्या करें? हम तो कमरे में फैकल्टी में बैठे हैं, यहीं से बोल रहे हैं। अब यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? नेटवर्क पर मेरा जोर, सौरभ जी पर जोर चल सकता है, नेटवर्क पर कोई जोर चलेगा नहीं। तो विदेश नीति का जो संचालन था हमने पंचशील माना, शांतिपूर्ण सा अस्तित्व हमारी विदेश नीति का आधार, गुटनिरपेक्षता हमारी विदेश नीति का आधार। आ रही है आवाज? जी आ रही है सर। हाँ ठीक है, आवाज ठीक है। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ आवाज बहुत अच्छी आ रही है। अभी भी आपका आवाज लग रहा है युवा जोश है। युवा जोश है ना? हाँ एकदम दबा रही है। युवा एकदम युवा मन है ना हमारा, एकदम युवा है, पूरा युवा है। देखिए कि जिस पंथ निरपेक्षता, जिस गुट निरपेक्षता, जिस पंचशील के आधार पर हमने अपने विदेश नीति का निर्धारण किया, वह गुट निरपेक्षता आज कहां है? जब भारत गुट निरपेक्षता रही नहीं गया, जब गुट निरपेक्षता का आधार ही खत्म हो गया, जब पंचशील विस्तार, पंचशील को कोई मानने को तैयार नहीं है, तो हमने राष्ट्रीय हित को की परिभाषा ठीक से क्यों नहीं की? ये सवाल मेरा है उन विदेश नीति निर्धारकों से। आप राष्ट्रीय हित को क्या समझते हैं? राष्ट्रीय हित का मतलब होता है कि आंतरिक हित और वैदेशिक हित में भारत की समृद्धि और भारत के गौरव को स्थापित करना, ये राष्ट्रीय हित है। ये राष्ट्रीय, इस राष्ट्रीय हित को हम लल्लो चोपो करके हम संबंध नहीं निर्माण कर सकते, और यही हुआ। अब चीन जो है, कई राजनीतिक दलों के चीन से जो आंतरिक संबंध थे वह संबंध आर्थिक थे। उस आर्थिक संबंध में चीन ने आर्थिक दृष्टि से लेकर के कई राजनीतिक दल को भारत में अपना गुलाम बनाया। अब जब अपने भारत में उसने गुलाम बनाया तो कैसे चीन की विदेश नीति की काट भारत प्रस्तुत कर सकता? यह सवाल मेरा आज के दिन। ये 2014 के बाद जो भारत की विदेश नीति आगे बढ़ी, वो विदेश नीति आक्रामक विदेश नीति, वह विदेश नीति पंचशील के ढकोसलाओं से दूर थी, वह विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के ढकोसलावाद से दूर थी। वह पंचशील राष्ट्रीय हित को समझ करके राष्ट्र को सर्वोपरि मानने की कल्पना की गई। पहली बार किसी देश की सरकार ने इंडिया फर्स्ट का नारा विदेश नीति पर दिया, और इंडिया फर्स्ट का नारा देते ही अमेरिका ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, तब अमेरिका ने कहा, इटली ने कहा कि इटली फर्स्ट, जर्मन ने कहा कि जर्मन फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने कहा ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट। तो ये फर्स्ट होने का नारा पूरी वैश्विक रूप में हो गया। चीन पहले ही चीनी फर्स्ट करके चल रहा, और उसकी कूटनीति को, उसकी जालसाजी को हम समझ नहीं पाए। तो हम समझने का परिणाम क्या हुआ कि हमेशा चीन ने भारत को अपने विस्तारवादी आर्थिक नीति का बाजार माना। उसको यह समझ में आया कि भारत एक कमजोर राष्ट्र है, हम जब चाहे तब उसको दबा देंगे, हम जब चाहे तब उसको खरीद लेंगे, क्योंकि बाजार में जो बाजार की शक्ति है वो हमारी शक्ति है, और उस बाजार की शक्ति को
आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया। क्यों हम लोगों ने किया कि यूज एंड थ्रो की का जो प्रोडक्ट हमने माना कि यूज करो थ्रो कर दीजिए, उस यूज एंड थ्रो के मनोवृत्ति ने चीन को हमारे देश के बाजार में स्थापित करने का काम किया। हमने कभी भी भारत के स्थायी रूप से उत्पादनों का कोई स्वीकृति नहीं दी। कारण यह था कि हमारी मनोवृत्ति थी, हमारी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ थी, हमारी सोच ये थी। तो उस सोच को बदलने के बिना हम चीन से संघर्ष नहीं कर सकते। सेना के जो सीमा पर जो संघर्ष है, जो सेना की स्थिति है, पहली बार चीन को यह एहसास हुआ कि भारत की वीर सेना, भारत की बलिदानी सेना, भारत की सशक्त सेना मुक्के से आपको मार के फेंक सकती है, मुक्के से, बिना हथियार के। उन्होंने सोचा कि इनको हम दबा लेंगे, हम इनको अपने क्षेत्र में बुला करके षड्यंत्र पूर्वक इनको मार देंगे। लेकिन भारत के वीर जवानों ने चीनी के सैनिकों को जिस ढंग से जवाब दिया है, वो विश्व के सैनिक इतिहास में अभूतपूर्व है। और यह सैनिक इतिहास में इसलिए अभूतपूर्व है कि विदेश नीति का शस्त्र विहीन संघर्ष, विदेश नीति में जो शस्त्र विहीन संघर्ष का एक रूप दुनिया ने देखने का काम किया। तो अब चीन और भारत में जो तुलनात्मक आप करते हैं, तो अब भारत 1962 का भारत तो अब है नहीं, ये 2020 का भारत है, कल 2021 का भारत होगा, कल उसके बाद 2024 तक का भारत होगा। भारत सशक्त हो रहा, भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को समझ लिया है, भारत अब विस्तारवाद की नीति को अच्छी तरह से परख लिया है। भारत ने कूटनीतिक तौर पर कि अपने एशियाई देशों के जो पड़ोसी देश हैं, उन देशों को हथियार बना करके भारत के ऊपर कूटनीतिक दबाव बनाया जाए, इस चीज को भी भारत समझ रहा। पाकिस्तान कभी पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू हुआ करता, आज चीन का पिछलग्गू है। कभी नेपाल भारत का भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई जैसा होता है। अब ओली जो है चीन की भाषा बोल रहे हैं। तो ये जो तात्कालिक जो दबाव है, इस तात्कालिक दबाव का प्रभाव भारत पर इसलिए नहीं पड़ रहा है कि भारत ये खूब अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान को खड़ा करने में, पाकिस्तान को समृद्ध करने में, पाकिस्तान के लोगों को सशक्त करने में चीन की उतनी भागीदारी नहीं है जितनी भारत की भागीदारी हो सकती है। ये पाकिस्तान भी समझ रहा है। लेकिन चीन के मकड़ जाले में जिस तरह से पाकिस्तान फंसा हुआ है, वो निकले तो कैसे निकले। नेपाल चीन के मकड़ जाले में फंसा हुआ तो निकले तो कैसे निकले। समस्या इतनी है। अब इसमें भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध न केवल बनाना, बल्कि उसको हर तरफ से मदद दे करके अपने पाले में करने का कूटनीति उनको चलना चाहिए। ये भारत सरकार चल भी रही है, समय लगेगा, लेकिन ये तो आप मान लीजिए कि चीन अब भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता, ये तो 100% सत्य है। और भारत की जो लाल आंख है, उससे चीन भयभीत है, ये 100% स्तरों पर काम कर रहा है। एक स्तर पर चूंकि हम विस्तारवादी नहीं है, हमने किसी देश को हड़पने का काम नहीं किया, हमने किसी देश में हस्तक्षेप नहीं किया, हमने सारे देश की संप्रभुता का समर्थन किया, हमने किसी देश के आंतरिक स्थिति में अपनी टांग नहीं अड़ाई जैसा चीन करता रहा। इसलिए पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक सभ्य, सुसभ्य और राष्ट्रीय हित और राष्ट्रवाद से संबंधित देश है, और उस राष्ट्रीयवाद के संबंधित देश से आसानी से लड़ा नहीं जा सकता। तो जो संघर्ष होंगे वह सैनिक संघर्ष होने की तैयारी नहीं है। यह तो एक मिराज आ गया, राफेल आ गया, सेना पर हमारी सेनाएं डट के खड़ी हैं, वो अलग प्रश्न है। वो सिर्फ एक तनाव को कम करने का तरीका है। लेकिन ये मानिए कि भारत सरकार भी ये जानती है कि चीन युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में चीन की घेरेबंदी है। कोरोना ने पूरे विश्व को चीन के खिलाफ खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में चीन के वैज्ञानिक हैं, पूरी दुनिया में चीन के जो है सीईओज हैं, उनकी कंपनियां हैं, उनके अध्यापक हैं, सारी दुनिया में फैले हुए।
लेकिन जो लोग चीन के अमेरिका में हैं, जो लोग चीन के ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो चीन के इस विस्तारवादी नीति से सहमत नहीं है। इसलिए जो चीन का जो प्रवासी नागरिक दुनिया में रहते हैं, वो चीन का साथ नहीं दे रहे हैं। अभी फिलहाल साथ में चीन कितना भी प्रयास कर रहा है कि साथ दे, लेकिन वो साथ देने की स्थिति नहीं। दुनिया ये मान गई है कि चमगादड़ खा के कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैला करके पूरी मानवता को संकट में डालने का काम चीन ने किया है। और जब मानवता का संकट पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है, तो भारत के सैद्धांतिक और वैदेशिक नीति को समझने का काम भी दुनिया के अन्य देशों ने किया है। आज भारत की स्थिति यह है कि अगर भारत चीन के खिलाफ आर्थिक संघर्ष, कूटनीतिक संघर्ष के रूप में खड़ा होता है, तो ये विश्वास करिए कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होगी, चीन के साथ नहीं खड़ी होगी। हांगकांग का जो सवाल है, यह इस बात का उदाहरण है। पाकिस्तान का जो दरिद्रतापन है, यह इस बात का उदाहरण है। नेपाल का जो संकट है, वह इस बात का उदाहरण है। अभी श्रीलंका में, अभी म्यांमार में, अभी अफगानिस्तान में अभी उनकी घुसपैठ नहीं हो पाई। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो भारत का जो वर्तमान वैदेशिक नीति का जो प्रभाव है, वह प्रभाव सही रास्ते पर, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता पर राष्ट्र की हित का संचालन होता है। अब आप देखिए, याद करिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति को भारत बुलाया, उनके साथ सौहार्दपूर्ण सांस्कृतिक संबंध बनाने का प्रयास किया। लेकिन लौटते ही चीन को समझ में आ गया कि ये सांस्कृतिक जो प्रभाव है, ये चीन के लिए घातक है, क्योंकि चीन में जो कम्युनिस्ट सरकार थी, वह सांस्कृतिक क्रांति से आई थी। तो सांस्कृतिक चीजों का विदेश नीति पर जो महत्व है, वह चीन अच्छी तरह से समझ रहा है। तो इस सब समझने में जो वर्तमान युग है, वह वर्तमान विदेश नीति का सांस्कृतिक रूप भी सामने आया। अब आप देखिए कि राम मंदिर का निर्माण भारत में हो रहा है, कुलबुली चीन में मट रही है। राम मंदिर का निर्माण भारत में हो रहा है, कुलबुली नेपाल में हो रही है। राम मंदिर का निर्माण भारत में हो रहा है, कुलबुली पाकिस्तान में हो रही। क्यों हो रही है? इसलिए कि राम मंदिर का यह निर्माण नहीं है, यह नए भारत का निर्माण है, नए सशक्त भारत का निर्माण है, नए लोकतांत्रिक भारत का निर्माण है। चीन को लोकतांत्रिक मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं, वो कहने को वामपंथी है, लेकिन आंतरिक तौर पर पूरी तरह से वह पूंजीवादी है, बाजारवादी है, विस्तारवादी है। ये दुनिया समझ गई। इसलिए आप देखिए कि चीन के इस रूप के कारण भारत में जो वामपंथी पार्टियां हैं, उनका अवसान हो रहा है, आपके सामने है। वो बोल रहे हैं, उनको कोई नहीं सुन रहा है। अब भारत की 130 करोड़ जनता अब चीन को सबक सिखाने के लिए कटिबद्ध दिखाई पड़ रही है। इसलिए स्वदेशी जैसे आंदोलन भारत में जोर पकड़ रहे हैं। इसलिए चीनी सामानों के बहिष्कार जैसे आंदोलन भारत में जोर पकड़ रहे हैं। अभी जन्माष्टमी बीती है, हमको याद है कि आज से 2-3 साल पहले इस तरह के त्योहारों में चीनी सामग्री कितनी बिकती थी, आप ही बताइए। लोग चीनी सामग्री, झालर है, ये है, वो खरीद रहे हैं। लेकिन कोरोना ने चीनी झालरों को रोक दिया। परिणाम हुआ कि उसको आर्थिक चोट लगी। जितना आर्थिक चोट भारत चीन को दे पाएगा, उतना ही चीन कमजोर होगा। और जब चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, तो चीन किसी देश पर दबाव डालने की स्थिति में नहीं रहेगा। ये बात बहुत साफ बात है, ये भारत के लोगों को समझ में आ गया। इसलिए इस समय भारत किसी भी स्थिति में चीन से कम नहीं है। चीन के आगे है, भारत की अपनी समस्याएं हैं, उस भारत की समस्याओं को भारत आंतरिक रूप से निदान करने को तत्पर है। चीन की आंतरिक समस्या है रोहिंग्या मुसलमान जैसे समस्या, और रोहिंग्या मुसलमान जैसे समस्याओं को चीन जिस निर्दयता से आगे बढ़ा रहा है, उस पर दुनिया का कोई बिरादरी वाला देश जो इस्लाम देश है, बोलने की स्थिति में नहीं है। अब बोल भारत ही रहा है, रोहिंग्या के लिए भी भारत बोल रहा है, भारत वहां लोकतंत्र के लिए भी बोल रहा है, भारत हांगकांग के लिए बोल रहा है। यह बोलना
चीन के खिलाफ ये बोलना और वहां की जनता का समर्थन करना, यह भारत की सशक्त विदेश नीति का एक आधार है। और यह सशक्त विदेश नीति के आधार पर भारत दुनिया को यह दिखाने में सफल हो रहा है कि एशिया से जो नेतृत्व निकलेगा वह चीन का नहीं होगा, भारत भी उसमें समान भागीदार है। अब यह संघर्ष एशियाई नेतृत्व का है कि आगे करोनोत्तर भारत विश्व में एशिया का नेतृत्व कौन करेगा। करोनोत्तर विश्व में एशिया के नेता के रूप में दुनिया के सामने कौन प्रस्तुत होगा। और ये होड़ चीन और भारत में चल रहा है। और भारत इसलिए प्लस पॉइंट में है, आगे की स्थिति में है कि कोरोना की महामारी ने पूरी मानवता के संकट के कारण अब चीन पर किसी को विश्वास नहीं रह गया। इसलिए चीन से कंपनियां बाहर आ रही हैं, उनको आर्थिक चोट लग रही है। चीन चाह कर भी अपने नागरिकों को अपनी बात नहीं समझा पा रहा। पूरी दुनिया चीन से त्रस्त है। अब करोनोत्तर भारत में जो विदेश नीति बनेगी वह विदेश नीति ये होगी, एक अंतरराष्ट्रीय नया क्षेत्र, एक नया परिक्षेत्र बनेगा। वह परिक्षेत्र होगा चीन बनाम शेष विश्व। चीन बनाम जो शेष विश्व का आधार बन रहा है पूरी दुनिया में, वह चीन के लिए खतरे की घंटी है। अगर पूरी दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी होती है, अगर पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट होती है, तो चीन की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, चीन का जो पूंजी निवेश का भाव कैसा होगा, यह समझने की जरूरत है। इसलिए आपने जो विषय रखा वह विषय अद्भुत है। उस विषय पर तो बहुत लंबे व्याख्यान किए जा सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए इसमें भूमिका किसकी है, इसमें युवाओं की भूमिका ज्यादा। चीन को कमजोर करने में भारत के युवाओं की भूमिका ज्यादा। भारत एक युवा देश है, भारत में युवाओं का सशक्त रूप है, युवा स्किल्ड है, युवा अपने भारत को समझने लगे हैं, युवा अब दूसरे ढंग से उनकी सोच बढ़ रही है। यह चीन को पसंद नहीं। भारत का युवा अगर सशक्त होता, भारत का युवा राष्ट्रीय अभिप्रेत से जुड़ता है, भारत का युवा नेशन के साथ जुड़ करके खड़ा होता है, अपने नेशन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खड़ा होता है, तो चीन कैसे मानेगा? क्योंकि उनके युवाओं ने चीन को मजबूत करने का काम किया है वर्षों से। घर घर कुटीर उद्योग लगा है। चीन की शक्ति क्या है? उनके यहाँ घर घर उत्पादन होता है। और भारत में जिस दिन घर घर उत्पादन हो जाएगा, हर घर एक कारखाना में बदल जाएगा, हर घर एक कंपनी में बदल जाएगी, तब चीन की स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना युवाओं को करना चाहिए। तो इस स्थिति में मैं यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता हूं कि भारत और चीन में एकदम समानता की स्थिति है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। और भारत चीन से दबने को तैयार नहीं है। वह दो रास्ते पर चलना चाहता है, एक शांतिपूर्ण वार्ताओं के आधार पर और दूसरा सैनिक ताकत के आधार। इसलिए भारत अपनी सैनिक ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, हथियारों से सुसज्जित कर रहा है, ट्रेनिंग से सुसज्जित कर रहा है। वायु, थल और जल तीनों जगह पर भारत की मजबूत स्थिति चीन ने महसूस की है। और इस महसूस के कारण से चीन डगमग स्थिति में है। अब जिद्द के कारण चीन अपने राष्ट्रीय हित को अपनी जनता को दिखाने के लिए न माने, और माना भी नहीं, उसके इतने सैनिक मारे गए, चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया कि हमारे सैनिक भारतीयों ने मुक्के से मार के गिरा दी। ये चीन ने कभी नहीं स्वीकार किया। लेकिन भारत डंके की चोट पर अपने बलिदानियों का सम्मान करता है, अपने वीर बलिदानियों, अपने वीर सैनिकों का सम्मान भारत ने सीना खोल के किया था। और चीन इसे डर क्यों रहा? इसलिए चीन डर रहा है कि कहीं अगर दुनिया के सामने भारत के वीरों का, भारत के सैनिक शक्ति का डंका बजने लगा तो मेरा क्या काम होगा। दोनों परमाणु संपन्न देश है। जितना परमाणु चीन के पास है, परमाणु अस्त्र चीन के पास है, उससे बहुत कम भारत के पास नहीं है। भारत के पास भी परमाणु शक्ति का भंडार, भारत के पास भी अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा अब आने लगा है। इससे यह चीन के घबराहट का कारण है। इसलिए आप देखिएगा कि गलवान घाटी की समस्या का निदान भी हो जाएगा। चीन जो मैकमोहन रेखा है उससे पीछे भी जाएगा, सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और उसकी जो कूटनीतिक चाल पाकिस्तान और नेपाल के संदर्भ में है वह सफल नहीं होगी, क्योंकि अंततः नेपाल किसका भाग है? भारत का भाग है, भारत का छोटा भाई है। उसकी सांस्कृतिक अधिष्ठान भारत से जुड़ी हुई है। नेपाल के लोग आज भी गोरखा रेजिमेंट के रूप में भारत के सेना में भी है। ओली के कहने से नेपाल के लोग नहीं संतुष्ट होते,
पाकिस्तान कौन है? भारत का टूटा हुआ हिस्सा है। कल हो सकता है कि पाकिस्तान का टूटा हुआ हिस्सा धर्म के नाम पर अंधे जरूर हैं, लेकिन जब अभाव की स्थिति में खड़े होंगे तो भारत मदद के लिए अपने पाकिस्तान को खड़ा हो सकता है। तो जब भारत मददगार होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान भारत के साथ जुड़ करके एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बनाने का काम करेगा, तो चीन का क्या रूप होगा? तिब्बत पर अब बात होनी चाहिए, मानसरोवर पर अब बात होनी चाहिए। तिब्बत हमारा हिस्सा है। तिब्बत को, दलाई लामा को हमने पाला है। यह जो उनका कंटक है, जो उनका दर्द है, उस दर्द पर हमेशा हैमर होना चाहिए। तिब्बत के समस्या को भारत को अब वैश्विक मंच पर उठाने की जरूरत है। मानसरोवर हमारा पार्ट है, इतिहास इस बात का गवाह है। मानसरोवर के मुद्दे को उठाना चाहिए, हिमालय के मुद्दे को उठाना चाहिए। जब इस अंतरराष्ट्रीय इन समस्याओं को अगर भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा तो चीन की स्थिति कमजोर होगी, और चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर करना, चीन को अपने अहंकार से मुक्त करने का एक संकेत देना, यह भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। मुझे लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो उनकी कूटनीतिक सोच है, वह कूटनीतिक सोच चीन को भारी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए चीन से हम डरते नहीं, चीन को हम आंख से आंख दिखा के, जैसा सौरभ जी ने कहा, हम बात करने की स्थिति में आ गए हैं। और हमको विश्वास है कि भारत का नया युवा वर्ग जब स्किल युक्त होगा, जब सशक्त हो जाएगा, जब शिक्षित हो जाएगा, जब तकनीकी विषय से संबंधित हो जाएगा, तो चीन की स्थिति खराब होगी। अब आप देखिए युवाओं को कि जब चीनी ऐप बंद किए गए तो भारत के युवाओं ने उसकी ऐप के विकल्प में अनेक ऐप बना दिए। ये काल तो कभी नहीं आया। चीन के ऐप को बंद करने में हम खाली नहीं रहे, हमारे युवाओं ने अनेक ऐप बना करके लॉन्च कर दिए और दुनिया उस ऐप को स्वीकार करने लगी। इस तथ्य को अगर आप समझेंगे तो भारत की सशक्तता आपके सामने आएगी, और आपकी भूमिका यह है कि आप चीन को चीन के युवाओं की तुलना में आप एक सशक्त युवा बने, आप स्किल्ड युवा बने, आप राष्ट्र से जुड़े युवा बने और राष्ट्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुबह से बोल रहा हूं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं युवा संसद के जो संचालन करता है, आयोजन करता है, उन सारे आयोजनकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनका सम्मान करता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि हमेशा इस कोरोना काल में हर हफ्ते, हर 10 दिन के बाद युवा संसद जरूर बुलाया करें, लेक्चर्स कराएं अपने पेजों पर, बड़े बड़े विद्वानों के, अच्छे अध्यापकों के खुद दें लेक्चर, ताकि जनता जागृत हो सके और जनता इस चीजों को समझ सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मेरे कारण से आपको समय भी परिवर्तित करना पड़ा, इसका मुझे कष्ट है, लेकिन करूं तो क्या करूं, हम भी फंसे हुए हैं। तो इस आधार पर मैं आपको बधाई देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिव्यांशु, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो जी, जी आवाज आ रहा है। नमस्कार। आज के इस युवा संसद के उद्घाटन सत्र में जुड़े हमारे माननीय अतिथि श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, विधायक बनारस कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र, और श्री कौशल किशोर मिश्रा जी, संकाय अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सभी शिक्षकों, मित्रों एवं सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इस उद्घाटन सत्र में जुड़कर इसको और सफल बनाया है। अभिलाषा के मंच से आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम वाकई अच्छा था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ये उद्घाटन सत्र सफल रहा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक सत्र सबका। जी सर, अब हम जा सकते हैं, मीटिंग में जा सकते हैं? जी जी सर, बिल्कुल। जी जी सर, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह के मैं एक बात कहना चाह रहा था। सादर प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम।
जी धन्यवाद प्रणाम। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सभी को बात जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। एक बात कहना चाह रहा था मैं। जी कहिए सर। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर अनुपम गुप्ता बोल रहा था। जी सर। हेलो, जी नमस्कार सर, बोलिए आपकी आवाज अनुपम आ रही जी। है। संवाद होते हैं तो बोलिए। इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो मुझे लगता है कि जो प्रतिभागी होते हैं उनके भी विचार लेने चाहिए ताकि और ये रोचक है। ठीक है, जी ये मेरा सर। अपना। जी सर, आगे ध्यान रखिएगा सर। जो जो संक्षेप में अपने विचार रखना चाहे उससे संदर्भित, तो उनके विचारों को भी लेना चाहिए। क्योंकि युवा संसद का नाम दिया गया है तो जी। मुझे लगता है कि संसद में सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। थैंक यू।